मैं अपनी ही बिस्तर पर जागा। यदि ये सब कोई सपना नहीं था तो निस्संदेह काउंट मुझे उठाकर यहां लाया होगा। मैंने इस बात की सच्चाई जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। हाँ, कुछ छोटी छोटी बातें थी जो इस ओर इशारा करती थी। जैसे मेरे कपड़े बड़े करीने से तह करके रखे गए थे, जबकि मैं ऐसा कभी नहीं करता। मेरी घड़ी भी चढ़ाई नहीं गई थी, जबकि सोने से पहले उसे चढ़ाना मेरी पक्की आदत है। ऐसी और भी कई बातें थी, लेकिन ये सब कोई ठोस सबूत नहीं थी। हो सकता है कि उस समय मेरा मन सामान्य स्थिति में न रहा हो और किसी कारण से मैं बेहद विचलित रहा हूं। अब मुझे किसी पक्के प्रमाण का इंतजार करना होगा। एक बात की मुझे राहत है, अगर वास्तव में काउंट मुझे यहां लाया और मेरे कपड़े बदले तो उसने ये काम जल्दबाजी में किया होगा, क्योंकि मेरी जेबें बिल्कुल वैसी ही थी। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर उसे मेरी इस डायरी का पता चल जाता तो वो इसे कभी बर्दाश्त नहीं करता। वह या तो इसे अपने पास रख लेता या तुरंत नष्ट कर देता। मैं इस कमरे के चारों ओर देखता हूं। कुछ समय पहले तक यही कमरा मेरे लिए भय का स्थान था, लेकिन अब यही मुझे किसी शरण स्थली जैसा लगता है, क्योंकि उन भयानक स्त्रियों से अधिक डरावनी कोई चीज नहीं हो सकती जो मेरे रक्त को चूसने के लिए प्रतीक्षा कर रही थी, और शायद अब भी कर रही है। 18 मई, आज मैं दिन के उजाले में फिर उस कमरे को देखने गया, क्योंकि मुझे सच जानना ही था। जब मैं सीढ़ियों के ऊपर वाले दरवाजे तक पहुंचा तो वो बंद मिला। उसे इतनी जोर से चौखट पर पटका गया था कि लकड़ी का एक हिस्सा टूट गया था। मैं साफ देख सकता था कि कुंडी नहीं लगी थी, फिर भी दरवाजा अंदर से बंद था। अब मुझे डर है कि वो कोई सपना नहीं था, इसलिए मुझे इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। 19 मई, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि मैं एक जाल में फंस चुका हूं। कल रात काउंट ने बड़ी विनम्रता से मुझसे 3 पत्र लिखने को कहा। पहले पत्र में लिखना था कि यहां मेरा काम लगभग पूरा हो चुका है और मैं कुछ दिनों में घर लौट जाऊंगा। दूसरे पत्र में लिखना था कि मैं अगले ही दिन यहां से रवाना हो रहा हूं, और तीसरे में यह कि मैं महल छोड़कर बिस्ट्रिट्ज पहुंच चुका हूं। मेरा मन इनकार करने का था, लेकिन मेरी वर्तमान स्थिति में काउंट का खुलकर विरोध करना पागलपन होता। मैं पूरी तरह उसकी शक्ति के अधीन हूं। यदि मैं मना करता तो उसका संदेह और क्रोध दोनों बढ़ जाते। वो जानता है कि अब मैं बहुत कुछ जान चुका हूं और इसलिए मेरा जीवित रहना उसके लिए खतरा है। मेरी एकमात्र आशा यही है कि मैं किसी तरह समय निकालता रहूं। शायद कोई ऐसा अवसर आ जाए जिससे मैं भाग निकल सकूं। मैंने उसकी आंखों में वही उभरता हुआ क्रोध देखा जो उस समय दिखाई दिया था जब उसने उस सुंदर स्त्री को अपने पास से झटककर दूर फेंक दिया था। उसने मुझे समझाया कि यहां डाक बहुत कम और अनियमित आती जाती है, इसलिए यदि मैं अभी पत्र लिख दूं तो मेरे मित्र निश्चिंत रहेंगे। उसने बड़े विश्वास के साथ यह भी कहा कि यदि मेरा यहां ठहरना बढ़ गया तो वो बाद वाले पत्र, जिन्हें बिस्ट्रिट्ज में समय आने तक रोक कर रखा जाएगा, भेजने से रोक देगा। ऐसी स्थिति में उसका विरोध करना केवल नया संदेह पैदा करता। इसलिए मैंने दिखावा किया कि मैं उसकी बात मान गया हूं और उससे पूछा कि इन पत्रों पर कौन सी तारीख लिखूं। वो कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, पहले पत्र पर 12 जून, दूसरे पर 19 जून और तीसरे पर 29 जून की तारीख लिखो। अब मुझे अपने जीवन की अंतिम सीमा मालूम हो गई है। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। 28 मई, अब शायद बच निकलने की या कम से कम घर खबर भेजने की एक संभावना दिखाई दे रही है। आज सगानी सेगनी लोगों का एक दल महल में आया है और आंगन में डेरा डाले हुए है। ये जिप्सी लोग हैं। मैंने इनके बारे में अपनी पुस्तक में कुछ नोट्स लिख रखे हैं। ये इस क्षेत्र के विशेष लोग हैं। हालांकि दुनिया भर के अन्य जिप्सियों से इनका संबंध है। हंगरी और ट्रांसिल्वेनिया में इनकी संख्या हजारों में है और ये लगभग कानून से बाहर जीवन बिताते हैं। आमतौर पर ये किसी बड़े सामंत या बॉयार के संरक्षण में रहते हैं और उसी का नाम अपनाते हैं। ये निडर होते हैं और धर्म के नाम पर केवल अंधविश्वास को मानते हैं। वे केवल रोमानी भाषा की अपनी अलग अलग बोलियां ही बोलते हैं। मैं घर कुछ पत्र लिखूंगा और कोशिश करूंगा कि इन्हीं लोगों के माध्यम से उन्हें डाक में भिजवा दूं। मैंने पहले ही अपनी खिड़की से उनसे बात करने की कोशिश की थी ताकि उनसे परिचय हो सके। उन्होंने सम्मान में अपनी टोपियां उतारी, झुककर अभिवादन किया और कई तरह के इशारे किए, लेकिन मैं न तो उनके इशारे समझ पाया और न ही उनकी भाषा। मैंने पत्र लिख दिए हैं। मीना के नाम वाला पत्र शॉर्टहैंड में लिखा है। मैंने केवल श्री हॉकिंस से अनुरोध किया है कि वो उसे मीना तक पहुंचा दे। मीना के लिए मैंने अपनी स्थिति का वर्णन किया है, लेकिन उन भयावह घटनाओं का नहीं जिनका मुझे केवल अनुमान है। यदि मैं अपने मन का पूरा भय उसे बता दूं
तो वो सदमे और डर से मर जाएगी। यदि ये पत्र अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचे तो कम से कम काउंट अभी तक मेरे इस रहस्य या मेरी जानकारी की सीमा से अनजान रहेगा। मैंने वे पत्र उन लोगों को दे दिए। मैंने उन्हें अपनी खिड़की की सलाखों के बीच से एक सोने के सिक्के के साथ बाहर फेंका और जितने इशारे कर सकता था उतने करके उनसे उन्हें डाक में डालने की विनती की। जिस आदमी ने पत्र उठाए उसने उन्हें अपने सीने से लगाया, सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया और फिर उन्हें अपनी टोपी में रख लिया। मैं अब इससे अधिक कुछ नहीं कर सकता था। मैं चुपचाप वापस अध्ययन कक्ष में आया और पढ़ने लगा। काउंट अभी तक अंदर नहीं आया था, इसलिए मैंने अपनी डायरी में ये सब लिख लिया। काउंट अंदर आया। वो मेरे पास बैठ गया और अपनी सबसे शांत और विनम्र आवाज में 2 पत्र खोलते हुए बोला, स्गानी लोगों ने मुझे ये पत्र दिए हैं। मुझे नहीं पता कि ये कहां से आए हैं, लेकिन स्वाभाविक है कि मैं इनका ध्यान रखूंगा। देखो, उसने पहला पत्र देखा और कहा, एक पत्र तुम्हारा है, मेरे मित्र पीटर हॉकिंस के नाम। फिर उसने दूसरा लिफाफा खोला। जैसे ही उसकी नजर उसमें बने अजीब शॉर्ट हैंड चिन्हों पर पड़ी, उसका चेहरा काला पड़ गया और उसकी आंखों में भयानक क्रोध चमक उठा। और ये दूसरा, ये तो मित्रता और मेहमानवाजी का अपमान है। इस पर किसी का हस्ताक्षर भी नहीं है। खैर, फिर इसका कोई महत्व नहीं। इतना कहकर उसने पत्र और लिफाफा दोनों दीपक की लौ में पकड़ लिए और तब तक पकड़े रखा जब तक वे पूरी तरह जलकर राख नहीं हो गए। फिर वो बोला, हॉकिंस वाला पत्र मैं अवश्य भेज दूंगा, क्योंकि वह तुम्हारा है। तुम्हारे पत्र मेरे लिए पवित्र है। मित्र, मुझे क्षमा करना कि अनजाने में मैंने उसकी मुहर तोड़ दी। क्या तुम इसे दोबारा लिफाफे में बंद कर दोगे? उसने मुझे एक नया साफ लिफाफा दिया। मैंने बिना कुछ कहे पत्र उसमें रखकर उसे वापस दे दिया। जैसे ही वो कमरे से बाहर गया, मैंने धीरे से चाबी घूमने की आवाज सुनी। 1 मिनट बाद मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बाहर से बंद था। करीब 1-2 घंटे बाद काउंट फिर चुपचाप कमरे में आया। उसकी आहट से मेरी आंख खुल गई, क्योंकि मैं सोफे पर ही सो गया था। वो हमेशा की तरह बहुत विनम्र और प्रसन्न दिखाई दे रहा था। मुझे जागा देखकर उसने कहा, तो मेरे मित्र, तुम थक गए हो? जाओ, अपने बिस्तर पर आराम करो। सबसे अच्छी नींद वही आती है। आज रात शायद मुझे तुमसे बात करने का अवसर न मिले, क्योंकि मेरे पास बहुत काम है, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हें अच्छी नींद आए। मैं अपने कमरे में गया और बिस्तर पर लेट गया। आश्चर्य की बात यह थी कि मुझे बिना कोई सपना देखे गहरी नींद आ गई। निराशा भी अपने साथ एक अजीब सी शांति लेकर आती है। 31 मई, आज सुबह जागते ही मैंने सोचा कि अपने बैग से कुछ कागज और लिफाफे निकालकर जेब में रख लूं, ताकि मौका मिलने पर लिख सकूं। लेकिन फिर एक और झटका मेरा इंतजार कर रहा था। बैग में रखा हर एक कागज गायब था। मेरे सभी नोट्स, रेल और यात्रा से संबंधित जानकारी, मेरा लेटर ऑफ क्रेडिट, यहां तक कि वो हर चीज जो महल से बाहर निकलने के बाद मेरे काम आ सकती थी, सब गायब थी। मैं कुछ देर बैठा सोचता रहा। फिर एक विचार आया। मैंने अपना सूटकेस और अलमारी खंगाल डाली। जिस कपड़े को पहनकर मैं यहां आया था, वो भी गायब था। मेरा ओवरकोट और यात्रा का कंबल भी कहीं नहीं मिला। उनका कोई निशान तक नहीं था। स्पष्ट था कि यह काउंट की किसी नई साजिश की शुरुआत थी। 17 जून, आज सुबह मैं अपने बिस्तर के किनारे बैठा कोई उपाय सोच ही रहा था कि बाहर से चाबुकों की आवाज, घोड़ों के दौड़ने और पत्थरीले रास्ते पर पहियों के घिसटने की तेज ध्वनि सुनाई दी। खुशी से मैं तुरंत खिड़की की ओर भागा। आंगन में 2 बड़ी मालवाहक गाड़ियां आ रही थी। प्रत्येक में 8-8 मजबूत घोड़े जुड़े थे। हर जोड़ी के आगे एक स्लोवाक आदमी चल रहा था। उनके सिर पर चौड़ी टोपी, कमर में कीलों जड़ी मोटी बेल्ट, मैले भेड़ की खाल के कोट, लंबे जूते और हाथों में लंबे डंडे थे। मैं तुरंत दरवाजे की ओर दौड़ा। मुझे लगा कि मुख्य हॉल का रास्ता उनके लिए खोला जाएगा और शायद मैं भी उनके साथ निकल सकूं। लेकिन फिर एक और झटका मिला। मेरा दरवाजा बाहर से बंद था। मैं वापस खिड़की पर आया और उन्हें पुकारने लगा। उन्होंने मेरी ओर देखा, फिर एक दूसरे की ओर इशारा किया। उसी समय ज़गानी लोगों का मुखिया बाहर आया। उसने कुछ कहा, जिसे सुनकर वे सभी हंस पड़े। उसके बाद मेरी कोई भी पुकार, कोई भी विनती, कोई भी दर्द भरी गुहार उन्हें मेरी ओर देखने के लिए भी तैयार नहीं कर सकी। वे जानबूझकर मेरी तरफ से मुंह मोड़ लेते रहे। उन गाड़ियों में मोटी रस्सियों वाले बड़े बड़े चौकोर बक्से थे। वे स्पष्ट रूप से खाली थे, क्योंकि स्लोवाक लोग उन्हें बड़ी आसानी से उठा रहे थे और जमीन पर रखने पर उनमें खोखली आवाज गूंज रही थी। जब सारे बक्से उतारकर आंगन के एक कोने में जमा कर दिए गए, तब ज़गानी लोगों ने स्लोवाकों को पैसे दिए
उन्होंने शुभ संकेत मानकर उन सिक्कों पर थूका और फिर आराम से अपने अपने घोड़ों के पास लौट गए। कुछ देर बाद उनके चाबुकों की आवाज दूर होती चली गई। 24 जून। कल रात काउंट जल्दी ही मुझे छोड़कर अपने कमरे में चला गया और अंदर से बंद हो गया। जैसे ही मुझे सुरक्षित लगा, मैं घुमावदार सीढ़ियां चढ़कर दक्षिण दिशा वाली खिड़की तक पहुंचा। मुझे यकीन था कि कुछ न कुछ रहस्यमय हो रहा है। सगानी लोग महल के भीतर कहीं काम कर रहे थे। कभी कभी मुझे बहुत दूर से फावड़े और कुदाल चलने जैसी दबे स्वर की आवाज सुनाई देती थी। जो भी हो रहा था वो किसी भयानक अपराध की तैयारी अवश्य थी। करीब आधे घंटे बाद मैंने काउंट की खिड़की से किसी को बाहर निकलते देखा। मैं पीछे हट गया और ध्यान से देखने लगा। धीरे धीरे पूरा शरीर बाहर निकला। उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। काउंट ने वही कपड़े पहन रखे थे जिन्हें पहनकर मैं यहां आया था। उसके कंधे पर वही भयानक थैला भी लटका हुआ था जिसे मैंने पहले उन 3 औरतों के हाथों में देखा था। अब मुझे उसकी योजना समझ आ गई। वो मेरे ही कपड़े पहनकर बाहर जाएगा ताकि लोग समझें कि उन्होंने मुझे शहर या गांव में घूमते देखा है। इस तरह वो मेरे नाम से पत्र भेज सकेगा और यदि वो कोई अपराध करे तो उसका दोष मेरे सिर आए। ये सोचकर मेरा खून खौल उठा। मैं यहां एक कैदी की तरह बंद था। ऐसा कैदी जिसे कानून का वो संरक्षण भी प्राप्त नहीं था जो सबसे बड़े अपराधी का भी अधिकार होता है। मैं काउंट के लौटने का इंतजार करने लगा और लंबे समय तक खिड़की पर बैठा रहा। कुछ देर बाद मेरी नजर चांदनी में तैरते छोटे छोटे धूल के कणों पर पड़ी। वे हवा में घूमते, एक दूसरे से मिलते और धुंधले बादलों जैसी आकृतियां बनाने लगते। उन्हें देखते देखते मेरे भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगी। मैं खिड़की के सहारे आराम से टिक गया और उस अद्भुत दृश्य का आनंद लेने लगा। तभी अचानक कहीं नीचे घाटी से कुत्तों के दर्द भरे रोने की आवाज सुनाई दी। जैसे जैसे वो आवाज तेज होती गई वैसे वैसे वे धूल के कण भी बदलने लगे। मुझे लगा जैसे कोई रहस्यमयी शक्ति मुझे अपनी ओर खींच रही हो। मेरी चेतना जैसे सम्मोहित होने लगी। धूल के कण पहले से कहीं तेज घूमने लगे। चांद की किरणें कांपती हुई सी प्रतीत हो रही थी। धीरे धीरे वे धूल के गुच्छे धुंधली मानव आकृतियों में बदलने लगे और तभी मैं पूरी तरह होश में आ गया। चीखता हुआ वहां से भाग निकला। वे आकृतियां वही 3 भूतनी जैसी स्त्रियां थी जिनके हाथों मेरा विनाश निश्चित था। मैं भागकर अपने कमरे में पहुंचा। यहां चांदनी नहीं थी। दीपक तेजी से जल रहा था और उसी रोशनी में मुझे कुछ सुरक्षा का अनुभव हुआ। करीब 2 घंटे बाद काउंट के कमरे से कोई आवाज आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने दर्द से चीख मारी हो, लेकिन तुरंत उसे दबा दिया गया। फिर चारों ओर गहरा और भयावह सन्नाटा छा गया। धड़कते दिल के साथ मैंने अपना दरवाजा खोला, लेकिन वो अब भी बंद था। मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। मैं वहीं बैठ गया और रोने लगा। इसी दौरान आंगन से एक औरत की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। मैं दौड़कर खिड़की पर पहुंचा और सलाखों के बीच से बाहर झांका। वहां एक बिखरे बालों वाली औरत खड़ी थी। वो हाफ रही थी और अपने दोनों हाथ सीने पर रखे हुए थी। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, वो आगे बढ़ी और पूरी ताकत से चिल्लाई, राक्षस, मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो। वो घुटनों के बल गिर पड़ी। अपने हाथ आकाश की ओर उठाकर वही शब्द बार बार दोहराने लगी। उसकी आवाज सुनकर मेरा हृदय फटने लगा। वो अपने बाल नोचने लगी, अपनी छाती पीटने लगी और दुख में पागलों जैसी हरकतें करने लगी। आखिर में वो महल के दरवाजे पर टूट पड़ी। मैं उसे देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसके नंगे हाथों के दरवाजे पर पड़ते प्रहार साफ सुनाई दे रहे थे। तभी महल की ऊंची मीनार से काउंट की कठोर धातु जैसी फुसफुसाती आवाज गूंजी। उसकी पुकार का उत्तर दूर दूर से भेड़ियों की हुआ ने दिया। कुछ ही मिनटों में भेड़ियों का पूरा झुंड बांध टूटने के पानी की तरह आंगन में घुस आया। उस औरत की फिर कोई चीख सुनाई नहीं दी। भेड़ियों की हुआ भी अधिक देर तक नहीं चली। कुछ ही समय बाद वे एक एक करके अपने होंठ चाटते हुए वहां से चले गए। अब मुझे उसके बच्चे का अंजाम समझ में आ गया था। मैं उस औरत पर दया तो करता था, लेकिन अब वो मर चुकी थी और शायद उसके लिए यही बेहतर था। मैं क्या करूं? मैं क्या कर सकता हूं? इस अंधेरी, भयावह और शापित जगह से कैसे निकलूं? 25 जून। जिसने रात का ऐसा आतंक झेला हो वही जान सकता है कि सुबह का उजाला कितना सुंदर और अनमोल होता है। आज जब सूरज की पहली किरणें मेरी खिड़की के सामने बने विशाल द्वार के ऊपरी हिस्से पर पड़ी, तो वो स्थान मुझे ऐसा लगा मानो नूह की नाव से उड़कर आई शांति की कबूतर वही आकर बैठ गई हो। मेरा भय ऐसे गायब हो गया जैसे धूप में कोई धुंधला वस्त्र पिघलकर विलीन हो जाए। दिन का साहस अभी
मेरे भीतर है। मुझे इसी समय कुछ न कुछ करना होगा। कल रात मेरे भविष्य की तारीख वाला पहला पत्र डाक में भेज दिया गया। वही पत्रों की वो भयावह श्रृंखला जिसका उद्देश्य इस दुनिया से मेरे अस्तित्व का हर निशान मिटा देना है। मैं इसके बारे में और नहीं सोचूंगा। अब केवल कार्रवाई। अब तक हर बार रात के समय ही मुझ पर हमला हुआ है, मुझे धमकाया गया है, या मैं किसी न किसी भय और खतरे में पड़ा हूं। मैंने आज तक काउंट को दिन के उजाले में कभी नहीं देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि जब बाकी लोग जागते हैं तब वो सोता हो, ताकि रात में उनके सो जाने पर वो जाग सके? काश मैं किसी तरह उसके कमरे तक पहुंच पाता, लेकिन वहां जाने का कोई रास्ता नहीं है। उसका दरवाजा हमेशा बंद रहता है। रुको, एक रास्ता है, यदि कोई उसे अपनाने का साहस करे। जब उसका शरीर उस खिड़की से बाहर जा सकता है तो मेरा क्यों नहीं? मैंने अपनी आंखों से उसे दीवार पर छिपकली की तरह रेंगते हुए बाहर निकलते देखा है, तो मैं भी उसकी नकल क्यों न करूं और उसी खिड़की से उसके कमरे में प्रवेश करूं? यह कोशिश बेहद खतरनाक है, लेकिन मेरी मजबूरी उससे भी बड़ी है। मैं ये जोखिम उठाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा मेरी मृत्यु होगी, और इंसान की मृत्यु किसी जानवर जैसी नहीं होती। शायद उसके बाद भी ईश्वर की दया मेरे लिए खुली हो। हे भगवान, मेरी सहायता करना यदि मैं असफल हो जाऊं। अलविदा मीना, अलविदा मेरे प्रिय मित्र और मेरे दूसरे पिता, अलविदा आप सब, और सबसे अंत में अलविदा मीना। उसी दिन कुछ देर बाद मैंने ये साहसिक प्रयास कर लिया और भगवान की कृपा से सुरक्षित वापस अपने कमरे में लौट आया हूं। अब मुझे हर छोटी बड़ी बात लिख देनी चाहिए। जब तक मेरा साहस बना हुआ था, मैं सीधे दक्षिण दिशा वाली खिड़की तक गया और वहीं से बाहर निकल गया। महल की दीवारों के पत्थर बहुत बड़े और खुरदरे थे। समय के साथ उनके बीच का गारा बह चुका था। मैंने अपने जूते उतार दिए और उस जानलेवा रास्ते पर कदम रखा। मैंने केवल एक बार नीचे झांका, ताकि अचानक उस भयानक गहराई को देखकर मेरा साहस न टूट जाए। उसके बाद मैंने नीचे देखने की गलती नहीं की। मुझे लगभग पता था कि काउंट की खिड़की किस दिशा और कितनी दूरी पर है। जितनी सावधानी से संभव था, मैं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता गया। मुझे चक्कर नहीं आया। शायद उस समय मैं इतना उत्साहित था कि डर महसूस ही नहीं हुआ। कुछ ही देर में मैं उसकी खिड़की की चौखट पर खड़ा था और उसे खोलने की कोशिश कर रहा था। खिड़की से पहले पैरों के बल अंदर उतरते समय मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन अंदर पहुंचते ही मुझे एक अप्रत्याशित बात दिखाई दी। कमरा खाली था। उसमें बहुत कम सामान था, और वह भी ऐसा लगता था जैसे वर्षों से किसी ने उसे इस्तेमाल ही न किया हो। फर्नीचर महल के दक्षिणी कमरों जैसा ही था, लेकिन उस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। मैंने कमरे की चाबी खोजी, लेकिन वो ताले में नहीं थी। पूरे कमरे में तलाशने पर भी वो कहीं नहीं मिली। हां, एक चीज जरूर मिली। कमरे के एक कोने में सोने के सिक्कों का विशाल ढेर रखा था। रोमन, ब्रिटिश, ऑस्ट्रियाई, हंगेरियन, यूनानी और तुर्की, हर तरह के सोने के सिक्के वहां पड़े थे। उन पर धूल की मोटी परत जमी थी, मानो वे सदियों तक जमीन में दबे रहे हों। जितने सिक्के मैंने देखे, उनमें से कोई भी 300 वर्ष से नया नहीं था। वहां सोने की जंजीरें, पुराने गहने और बहुमूल्य रत्नों से सजे आभूषण भी थे। सब कुछ बहुत पुराना और समय की मार से धूमिल हो चुका था। कमरे के एक कोने में एक भारी दरवाजा दिखाई दिया। मैंने उसे खोला, क्योंकि न तो मुझे इस कमरे की चाबी मिली थी और न ही मुख्य दरवाजे की। इसलिए आगे तलाश जारी रखना ही एकमात्र उपाय था। दरवाजा खुल गया। उसके पीछे पत्थरों का एक संकरा रास्ता था, जो गोलाकार सीढ़ियों से नीचे उतरता था। मैं सावधानी से नीचे जाने लगा। सीढ़ियां बेहद अंधेरी थी। मोटी पत्थर की दीवारों में बने छोटे छोटे छेदों से ही थोड़ी सी रोशनी अंदर आ रही थी। नीचे पहुंचकर एक सुरंग जैसी लंबी गैलरी मिली। वहां एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। ऐसी गंध जैसी हाल ही में खोदी गई पुरानी मिट्टी से आती है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, वो गंध और भी तीखी होती गई। आखिरकार मैंने आधा खुला भारी दरवाजा पूरी तरह खोला। मेरे सामने एक पुराना टूटा फूटा गिरजाघर था। स्पष्ट था कि कभी इसे कब्रिस्तान की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। उसकी छत टूटी हुई थी। 2 जगहों से नीचे तहखानों में उतरने वाली सीढ़ियां थी। जमीन हाल ही में खोदी गई थी और निकाली गई मिट्टी बड़े बड़े लकड़ी के बक्सों में भरी हुई थी। यही वे बक्से थे जिन्हें स्लोवाक लोग कुछ दिन पहले महल में लाए थे। वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने पूरे स्थान का कोना कोना छान मारा, फिर भी मुझे लगा कि कहीं कोई सुराग छूट न जाए। मैं तहखानों तक भी उतर गया,
जबकि वहां जाना मेरे लिए किसी दुस्वप्न से कम नहीं था। पहले 2 तहखानों में केवल पुराने टूटे हुए ताबूतों के टुकड़े और धूल के ढेर मिले, लेकिन तीसरे तहखाने में मुझे वो चीज मिली जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वहां 50 बड़े लकड़ी के बक्सों में से एक के भीतर ताजा खोदी गई मिट्टी के ऊपर काउंट ड्रैकुला पड़ा हुआ था। वो मृत था या सो रहा था, मैं तय नहीं कर सका। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थी और पत्थर जैसी स्थिर थी, लेकिन उनमें मृत शरीर जैसी धुंधलाहट नहीं थी। उसका चेहरा भले ही पीला था, फिर भी गालों में जीवन जैसी हल्की गर्माहट थी। उसके होंठ पहले की तरह गहरे लाल थे, लेकिन उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी, न सांस, न नाड़ी, न दिल की धड़कन। मैं उसके ऊपर झुक गया और जीवन का कोई भी संकेत खोजने लगा, लेकिन सब व्यर्थ था। वो वहां अधिक देर से नहीं पड़ा हो सकता था, क्योंकि नई खोदी गई मिट्टी की गंध कुछ घंटों में समाप्त हो जाती है। बक्से का ढक्कन उसके पास रखा था, उसमें कई छोटे छोटे छेद बने हुए थे। मैंने सोचा कि शायद उसकी जेब में चाबियां हों, लेकिन जैसे ही मैं उसकी तलाशी लेने झुका, उसकी निर्जीव आंखों पर मेरी नजर पड़ी, और उन मृत आंखों में एक ऐसी भयानक घृणा थी, मानो वो मुझे देख रही हो। उस क्षण मैं भय से कांप उठा। मैं तुरंत वहां से भाग निकला, फिर उसी खिड़की के रास्ते महल की दीवार पर चढ़कर किसी तरह अपने कमरे में वापस पहुंचा। बिस्तर पर गिर पड़ा। मेरी सांसें तेज चल रही थी। मैं केवल यही सोचने की कोशिश करता रहा कि अब आगे क्या करूं। 29 जून, आज वही तारीख है जो मेरे आखिरी पत्र पर लिखी गई थी। काउंट ने यह साबित करने की पूरी तैयारी कर ली है कि वो पत्र वास्तव में मैंने ही भेजा था। आज फिर मैंने उसे उसी खिड़की से बाहर निकलते देखा। उसने मेरे ही कपड़े पहन रखे थे। वो दीवार पर बिल्कुल छिपकली की तरह रेंगता हुआ नीचे उतर रहा था। उस क्षण मेरी इच्छा हुई कि काश मेरे पास कोई बंदूक या कोई घातक हथियार होता, जिससे मैं उसी समय उसका अंत कर देता। लेकिन मुझे डर है कि इंसानों द्वारा बनाया गया कोई भी हथियार उस पर असर नहीं करेगा। मैं उसके लौटने का इंतजार करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। मुझे भय था कि कहीं वे 3 रहस्यमयी स्त्रियां फिर न दिखाई दे। मैं वापस पुस्तकालय में आ गया और पढ़ते पढ़ते वहीं सो गया। मेरी आंख काउंट ने खोली। वो पहले से भी अधिक कठोर और गंभीर दिखाई दे रहा था। उसने कहा, मेरे मित्र, कल हमें एक दूसरे से विदा लेनी होगी। तुम अपनी सुंदर इंग्लैंड लौट जाओगे और मैं अपने ऐसे कार्य पर निकलूंगा जिसका अंत शायद ऐसा हो कि हमारी फिर कभी मुलाकात न हो। तुम्हारा पत्र तुम्हारे घर भेज दिया गया है। कल मैं यहां नहीं रहूंगा, लेकिन तुम्हारी यात्रा की सारी तैयारी पूरी कर दी जाएगी। सुबह सगानी लोग अपने काम के लिए आएंगे, कुछ स्लोवाक भी आएंगे। जब वे चले जाएंगे तब मेरी घोड़ा गाड़ी तुम्हें लेने आएगी और तुम्हें बोर्गो दर्रे तक पहुंचाएगी, जहां से बुकोविना से बिस्ट्रिट जाने वाली डिलीजेंस यात्री गाड़ी मिलेगी। लेकिन मुझे आशा है कि कैसल ड्रैकुला में तुमसे फिर कभी मुलाकात होगी। मुझे उसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। मैं उसकी सच्चाई परखना चाहता था। सच्चाई, इस राक्षस के साथ ये शब्द लिखना ही उस शब्द का अपमान है। इसलिए मैंने सीधे उससे पूछा, मैं आज रात ही यहां से क्यों नहीं जा सकता? वो मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मेरे प्रिय महोदय, मेरा कोचवान और घोड़े इस समय एक आवश्यक काम से बाहर गए हुए हैं। मैंने तुरंत उत्तर दिया, कोई बात नहीं, मुझे पैदल चलने में भी खुशी होगी। मैं अभी इसी समय यहां से जाना चाहता हूं। वो मुस्कुराया। वो मुस्कान इतनी शांत, इतनी मुलायम और इतनी शैतानी थी कि मैं तुरंत समझ गया उसकी इस नरमी के पीछे कोई न कोई चाल अवश्य छिपी है। उसने पूछा, और तुम्हारा सामान? मैंने उत्तर दिया, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, उसे मैं बाद में मंगवा लूंगा। काउंट खड़ा हो गया। इतनी मधुर विनम्रता के साथ उसने कहा कि मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। तुम अंग्रेजों की एक कहावत है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। उसका भाव हमारे बॉयारों के सिद्धांत जैसा ही है। आने वाले अतिथि का स्वागत करो और विदा होने वाले को सम्मानपूर्वक विदा करो। आओ मेरे प्रिय युवा मित्र, तुम्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध मेरे घर में एक क्षण भी नहीं रुकना पड़ेगा। यद्यपि तुम्हारे अचानक चले जाने से मुझे अत्यंत दुख है, फिर भी आओ। वो हाथ में दीपक लिए पूरे शाही ठाट से सीढ़ियां उतरता हुआ आगे आगे चलने लगा और मैं उसके पीछे। अचानक वो रुक गया। सुनो, उसी क्षण पासी से अनेक भेड़ियों की भयानक हुआ सुनाई दी। ऐसा लगा मानो उसकी उंगली उठते ही वे आवाजें जीवित हो उठी हों। जैसे किसी महान संगीत निर्देशक के डंडा उठाते ही पूरा वाद्यवृंद एक साथ बजने लगे। कुछ क्षण रुककर वो मुख्य द्वार तक पहुंचा। उसने भारी कुंडिया हटाई
मोटी जंजीरें खोली। फिर विशाल दरवाजा धीरे धीरे खोलने लगा। मेरे आश्चर्य की सीमा न रही। दरवाजा सचमुच खुल गया था। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन कहीं भी चाबी दिखाई नहीं दी। जैसे जैसे दरवाजा खुलता गया, बाहर भेड़ियों की आवाज और भी भयानक होती गई। उनके लाल जबड़े, नुकीले दांत और उछलते समय उनके पंजे, सब दरवाजे की दरार से भीतर दिखाई देने लगे। तभी मुझे सब समझ में आ गया। इस समय काउंट से लड़ना पूरी तरह व्यर्थ था। उसके पास ऐसे साथी थे जिनके सामने मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर भी दरवाजा खुलता रहा। अब केवल काउंट का शरीर ही मेरे और भेड़ियों के बीच खड़ा था। अचानक मेरे मन में एक भयावह विचार कौन था। यही मेरी मृत्यु का क्षण था। वो मुझे मेरी ही जिद पर भेड़ियों के सामने फेंक देना चाहता था। ये योजना इतनी क्रूर और शैतानी थी कि केवल काउंट ड्रैकुला ही सोच सकता था। अपनी अंतिम आशा के रूप में मैं चिल्लाया, दरवाजा बंद कर दीजिए, मैं सुबह तक यही रुक जाऊंगा। मैंने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया ताकि अपनी निराशा के आंसू वो न देख सके। काउंट ने अपने शक्तिशाली हाथ के एक ही झटके में दरवाजा बंद कर दिया। भारी कुंडियां अपनी जगह पर जा लगी और उनकी गूंज पूरे महल में फैल गई। हम दोनों बिना कुछ बोले वापस पुस्तकालय लौट आए। कुछ देर बाद मैं अपने कमरे में चला गया। काउंट ड्रैकुला की जो अंतिम झलक मैंने देखी, वो आज भी मेरी स्मृति में अंकित है। उसने मुस्कुराते हुए मेरी ओर हाथ हिलाया। उसकी आंखों में विजय की लाल चमक थी और उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान जिस पर नरक में भी यहूदा जुदास गर्व करता। जब मैं अपने कमरे में सोने ही वाला था, तब मुझे दरवाजे के बाहर धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। मैं चुपचाप दरवाजे के पास गया और कान लगाकर सुनने लगा। यदि मेरे कान धोखा नहीं खा रहे थे, तो वो काउंट की ही आवाज थी। वापस जाओ, अपने स्थान पर लौट जाओ, तुम्हारा समय अभी नहीं आया, इंतजार करो, धैर्य रखो, आज की रात मेरी है, कल की रात तुम्हारी होगी। इसके बाद धीमी, मधुर लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली हंसी सुनाई दी। गुस्से में मैंने झटके से दरवाजा खोल दिया। बाहर वही 3 भयानक स्त्रियां खड़ी थी। वे अपने होंठों पर जीभ फेर रही थी। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, तीनों जोर जोर से हंसने लगी और फिर अंधेरे में गायब हो गई। मैं वापस अपने कमरे में आया और घुटनों के बल बैठ गया। क्या सचमुच अंत इतना निकट आ गया है? कल, सिर्फ कल, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए और उन सबकी भी जिनके लिए मैं प्रिय हूं। 30 जून, शायद मेरी डायरी में लिखे जाने वाले ये अंतिम शब्द है। मैं भोर से कुछ पहले तक सोता रहा। जागते ही घुटनों के बल बैठ गया। मैंने निश्चय कर लिया था कि यदि मृत्यु आए तो वो मुझे तैयार पाए। कुछ देर बाद हवा में वो हल्का सा परिवर्तन महसूस हुआ, जिससे पता चल जाता है कि सुबह हो चुकी है। फिर मुर्गे की बांग सुनाई दी। मेरे भीतर आशा लौट आई। मुझे लगा मैं अभी सुरक्षित हूं। मैंने तुरंत दरवाजा खोला और गलियारे की ओर दौड़ पड़ा। मुझे विश्वास था कि मुख्य द्वार खुला होगा। आज स्वतंत्रता मेरे सामने होगी। उत्साह से कांपते हाथों से मैंने जंजीरें हटाई, भारी कुंडियां पीछे खींची, लेकिन दरवाजा अपनी जगह से हिला तक नहीं। निराशा ने मुझे जकड़ लिया। मैंने पूरी ताकत से उसे खींचा, धक्का दिया, झकझोरा, इतना कि विशाल दरवाजा अपने चौखटे में कांपने लगा। तभी मेरी नजर ताले पर पड़ी। दरवाजा फिर से बंद किया जा चुका था। काउंट के जाने के बाद उसे दोबारा ताला लगा दिया गया था। उसी क्षण मैंने निर्णय कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे चाबी ढूंढनी ही होगी। मैं फिर एक बार महल की दीवार पर चढ़कर काउंट के कमरे में पहुंचा। वो मुझे मार भी सकता था, लेकिन अब मृत्यु भी इस कैद से बेहतर लग रही थी। जैसा मैंने सोचा था, कमरा खाली था। सोने के सिक्कों का ढेर अभी भी वही पड़ा था। मैं सीधे उसी पत्थर वाले रास्ते से नीचे उतरा, अंधेरी सुरंग पार की और पुराने गिरजाघर में पहुंच गया। अब मुझे अच्छी तरह पता था कि उस राक्षस को कहां ढूंढना है। वही विशाल बक्सा दीवार के पास रखा था। इस बार उसका ढक्कन ऊपर रखा था। कीलें अपनी जगह पर लगी थी, बस उन्हें ठोकना बाकी था। मैंने ढक्कन हटाया और जो दृश्य मेरे सामने था, उसने मेरी आत्मा तक को भय से भर दिया। बक्से में काउंट पड़ा था, लेकिन इस बार वो पहले से कहीं अधिक जवान दिखाई दे रहा था। उसके सफेद बाल और मूछें अब गहरे लोहे जैसे धूसर रंग की हो चुकी थी। उसके गाल भर गए थे। पीली त्वचा के भीतर लालिमा झलक रही थी। उसके होंठ पहले से भी अधिक लाल थे। उन पर ताजा खून लगा हुआ था। खून की बूंदें उसके होंठों के किनारों से बहकर ठुड्डी और गर्दन तक पहुंच रही थी।
उसकी आंखों के चारों ओर सूजन थी। पूरा शरीर ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी उसने किसी का सारा रक्त पी लिया हो। वो किसी मोटी घिनौनी जोंक की तरह पड़ा था जो पेट भरकर अब निष्क्रिय हो गई हो। घृणा से मेरा शरीर कांप उठा। फिर भी मुझे उसकी तलाशी लेनी ही थी। यदि चाबी न मिली तो अगली रात मेरा शरीर भी उन 3 भयानक स्त्रियों का भोजन बन जाएगा। मैंने उसके पूरे शरीर की तलाशी ली, लेकिन चाबी कहीं नहीं मिली। मैं रुक गया, काउंट के चेहरे की ओर देखा। उसके सूजे हुए चेहरे पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान जमी हुई थी। वो मुस्कान मुझे पागल कर देने के लिए काफी थी। यही वो दानव था जिसे मैं अनजाने में लंदन पहुंचाने में सहायता कर रहा था। वहां वो लाखों लोगों के बीच सदियों तक अपना रक्तपान जारी रख सकता था और अपने जैसे अनेकों नए राक्षस पैदा कर सकता था। यह विचार ही मेरे लिए असनीय था। उसी क्षण मेरे भीतर एक भयानक इच्छा जाग उठी। इस राक्षस का अंत कर देना चाहिए। पास कोई हथियार नहीं था। मैंने मजदूरों का छोड़ा हुआ एक फावड़ा उठा लिया, पूरी ताकत से उसे ऊपर उठाया और उसकी धार सीधे काउंट के चेहरे पर दे मारी। लेकिन उसी क्षण उसका सिर हल्का सा घूम गया, उसकी आंखें खुली और उनमें वही जहरीली सर्प जैसी भयावह चमक दिखाई दी। मैं क्षण भर के लिए बिल्कुल सुन पड़ गया। मेरे हाथ से फावड़ा फिसल गया। वो उसके माथे के ऊपर केवल एक गहरा घाव बना सका। फावड़ा बक्से पर गिर पड़ा। उसे हटाते समय ढक्कन फिर से बंद हो गया और वो भयानक चेहरा मेरी आंखों से ओझल हो गया। मेरी अंतिम झलक खून से सना हुआ उसका मुस्कुराता चेहरा था। ऐसी दुष्ट मुस्कान जो नरक की सबसे गहरी अंधेरी जगह में भी अलग दिखाई दे। मैं आगे क्या करूं समझ नहीं पा रहा था। मेरा दिमाग जैसे जल रहा था। तभी दूर से जिप्सियों का गीत सुनाई दिया, साथ में भारी गाड़ियों के पहियों की आवाज, चाबुकों की फटकार। सब तेजी से पास आने लगे। स्गानी और स्लोवाक लोग आ चुके थे। मैंने अंतिम बार उस बक्से की ओर देखा और दौड़कर काउंट के कमरे में लौट आया। मैंने निश्चय किया था कि जैसे ही मुख्य द्वार खुलेगा मैं बाहर भाग जाऊंगा। कानों को दरवाजे से लगाकर सुनने लगा। नीचे विशाल ताले में चाबी घूमने की आवाज आई। भारी दरवाजा खुला। इसका अर्थ था कि महल में आने का कोई और रास्ता भी है या फिर किसी और के पास भी चाबी है। फिर बहुत से लोगों के पैरों की आवाज गूंजने लगी। मैं दोबारा तहखाने की ओर भागना चाहता था, लेकिन तभी तेज हवा का एक झोंका आया। घुमावदार सीढ़ियों का दरवाजा जोर से बंद हो गया। जब मैंने उसे खोलने की कोशिश की, वो पूरी तरह जाम हो चुका था। मैं फिर से कैदी बन चुका था। अब मौत का जाल मेरे चारों ओर और कसता जा रहा था। ये लिखते समय नीचे गलियारे में लोगों के पैरों की आवाजें आ रही है। भारी बक्से जमीन पर रखे जा रहे हैं, शायद वही मिट्टी से भरे बक्से। अब हथौड़े चलने की आवाज सुनाई दे रही है। वे काउंट का बक्सा कीलों से बंद कर रहे हैं। फिर लोगों के भारी कदम दूर जाते सुनाई दिए। जंजीरें खड़की, ताले में चाबी घुमाई गई, चाबी निकाल ली गई। एक और दरवाजा खुला, फिर बंद हुआ। कुंडियों और तालों की आवाजें धीरे धीरे शांत हो गई। सुनो, आंगन से गाड़ियों के पहियों की गड़गड़ाहट दूर जाती जा रही है। चाबुकों की आवाज और ज़गानी लोगों का सामूहिक गीत, सब धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। अब मैं इस पूरे महल में अकेला हूं। अकेला उन 3 भयानक स्त्रियों के साथ। नहीं, मीना भी एक स्त्री है, लेकिन उसका उनसे कोई संबंध नहीं। वे स्त्रियां नहीं, नरक की राक्षसियां हैं। मैं उनके साथ यहां नहीं रुकूंगा। मैं महल की दीवार पर पहले से भी अधिक दूर तक चढ़ने की कोशिश करूंगा। साथ में थोड़ा सा सोना भी ले जाऊंगा। शायद आगे उसकी आवश्यकता पड़े। हो सकता है मुझे इस शापित स्थान से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। और फिर सीधे घर, सबसे नजदीकी और सबसे तेज ट्रेन की ओर। इस अभिशप्त महल से, इस अभिशप्त भूमि से, जहां आज भी शैतान और उसकी संतानें धरती पर इंसानों की तरह घूमती है। कम से कम ईश्वर की दया उन राक्षसों की दया से कहीं बेहतर है। और वो गहरी खाई, बहुत ऊंची और बहुत गहरी है। उसके तल पर शायद एक मनुष्य, कम से कम मनुष्य की तरह शांति से सो तो सकता है। अलविदा सबको, और सबसे बढ़कर मीना।